आकाशवाणी गोरखपुर से समाचार दर्शन। इस अंक में गोरखपुर के युवा इनोवेटर ने बनाई टचलेस स्क्रीन। बलिया जिले में तेज हुआ टीकाकरण अभियान और आजादी का सफर में आज काकोरी का इतिहास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नवाचार और स्टार्टअप पर विशेष बल देते रहे हैं। वो इस बात पर विश्वास करते हैं कि युवाओं को कम उम्र से ही नवाचार के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रधानमंत्री का ये मंत्र युवाओं को नवाचार के लिए प्रेरित कर रहा है। गोरखपुर के युवा इनोवेटर सुमित कुमार वैश्य ने प्रधानमंत्री के इसी मंत्र से प्रेरणा लेकर एक ऐसा टचलेस सिस्टम तैयार किया है जो एटीएम और लिफ्ट जैसी मशीनों के कीबोर्ड पैनल को टचलेस बना देता है। सुमित ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि उन्होंने देखा कि कोरोना महामारी के दौरान में लोग एटीएम से पैसे निकालते समय या लिफ्ट का प्रयोग करते समय वायरस होने के डर से उसकी सतह को छूने से कतराते थे। उन्होंने कहा कि हॉलीवुड की कई फिल्मों में भी ऐसी मशीनें दिखाई गई हैं जिनकी स्क्रीन हवा में तैरती हुई दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि इसी विचार पर उन्होंने काम करना शुरू किया और टचलेस होलोग्राफिक डिस्प्ले तैयार किया। उन्होंने कहा कि किसी भी मशीन में इस सिस्टम को जोड़ने से उसकी स्क्रीन हवा में दिखने लगती है और इस तरह बिना स्पर्श किए उसे आसानी से संचालित किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2020 में उन्होंने हिंडोनिक्स नाम से अपना स्टार्टअप शुरू किया जो अब तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। इस स्टार्टअप को शुरू करने में सरकार ने भी उनकी काफी मदद की। सुमित ने आकाशवाणी समाचार को बताया। हिंडोनिक्स एक डीप टेक स्टार्टअप है जिसकी स्थापना मैंने और मेरे को फाउंडर राजेश्वर सिंह जो कि कुशीनगर से हैं और गोविंद भारद्वाज ने की। और हिंडोनिक्स में हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी हमने बनाई है जो ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन को टचलेस कर सकती है। ऐसी कोई भी मशीन जो पब्लिक प्लेस पे इस्तेमाल की जाती है जैसे एटीएम मशीन, टिकट वेंडिंग कियोस्क, पैसेंजर एलिवेटर जिसको बहुत सारे लोग छूते हैं, तो इस प्रोडक्ट में हमने हवा में डिस्प्ले किया है जिस डिस्प्ले को आप हवा में ही एक्सेस कर सकते हैं बिना किसी सरफेस को फिजिकली टच किए। और हिंडोनिक्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंतर्गत बहुत सारी ग्रांट्स मिली जैसे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से निधि प्रयास, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्टार्ट इन यूपी जो उत्तर प्रदेश सरकार की स्कीम है स्टार्टअप्स को एनकरेज करने के लिए, और नेशनल इनोवेशन कॉन्टेस्ट 2020। और तो हमें इन सब स्कीम से बहुत सारी ग्रांट्स मिली जिसको यूज करके हमने इसको प्रोडक्ट में बदला। हाल ही में हमने स्टार्टअप इंडिया की तरफ से प्रगति मैदान में एक एक्सपो में पार्टिसिपेट किया जहां पे हमने अपना प्रोडक्ट आम जनता के बीच में रखा। हमें बहुत सारे ऑर्डर्स भी मिलने शुरू हो गए हैं। हमारे प्रोडक्ट्स कई जगह पे बहुत ही अच्छी तरह से चल रहे हैं जिसमें आईआईटी कानपुर और दिल्ली के बहुत सारे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स जहाँ पे बहुत सारी लिफ्ट्स लगी हैं वहां भी हमने प्रोडक्ट को इंस्टॉल किया है। और हाल ही में हमने स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक में भी अपना वर्चुअल स्टॉल डिमॉन्स्ट्रेट किया जहां से हमें बहुत सारी लीड्स मिली हैं, बहुत सारे ऑर्डर्स मिले हैं। तो हम सरकार की स्टार्टअप इंडिया स्कीम को बहुत धन्यवाद देते हैं कि हम छोटे शहर से आते हैं और वहां से आने के बाद हमें इतने सारे प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला और अपने आइडिया को प्रोडक्ट में बदलने का मौका मिला। बलिया जिले में कोविड रोधी टीकाकरण अभियान में तेजी आई है और जनपद अब टीकाकरण में राज्य में 75वें स्थान से 73वें स्थान पर आ गया है। जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने सभी पात्र लोगों से टीकाकरण कराने की अपील की है। उन्होंने कहा कि टीका ही महामारी से बचाव का एकमात्र उपाय है। जनपद बलिया ने कोविड-19 वैक्सीनेशन की स्पीड पकड़ ली है और अब हम सबसे खराब, सबसे पिछड़े और अंतिम जनपदों में नहीं हैं। हम 75वें स्थान से निकलकर 73वें स्थान पर आ गए हैं और ये उपलब्धि हमने रिकॉर्ड 4 दिनों की समयावधि में हासिल की है। अभी भी हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी आबादी वैक्सीनेशन का डोज प्राप्त करने से वंचित रह गई है। बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने प्रथम डोज प्राप्त कर लिया है और जिनका दूसरा डोज ड्यू हो चुका है वो उन्होंने अभी अब तक दूसरा डोज प्राप्त नहीं किया है। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 60 साल से अधिक आयु के हैं या जिनमें कोई न कोई बीमारी है, कोमॉर्बिडिटी है, उन्हें भी वैक्सीन का एक बूस्टर डोज जिसे हम प्रिकॉशन डोज कहते हैं दिया जाना बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार से 15 वर्ष से 18 वर्ष के बीच के
कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी स्कूल गोइंग नहीं हैं। स्कूल जाने वालों को हम वैक्सीनेट कर चुके हैं, लेकिन जो स्कूल गोइंग नहीं है, कार्य करते हैं, इधर उधर रहते हैं, वो वैक्सीन से वंचित रह गए हैं। लोग अपने घरों से निकलें, अपने वैक्सीनेशन सेंटर तक जाएं और वैक्सीन प्राप्त करें। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर देश भर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आकाशवाणी देश के शानदार स्वाधीनता संघर्ष की कहानियां आप तक पहुंचा रहा है। आइए आज जानते हैं काकोरी की ऐतिहासिक घटना के बारे में। भारत के स्वाधीनता आंदोलन में काकोरी कांड की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। काकोरी कांड ही वो घटना थी जिसके बाद देश में क्रांतिकारियों के प्रति लोगों का नजरिया बदलने लगा था और वो पहले से ज्यादा लोकप्रिय होने लगे थे। 1857 की क्रांति के बाद 19वीं सदी के उत्तरार्ध में चापेकर बंधुओं द्वारा आर्यस्ट और रैंड की हत्या के साथ सैन्यवादी राष्ट्रवाद का जो दौर प्रारंभ हुआ, वह भारत के राष्ट्रीय फलक पर महात्मा गांधी के आगमन तक निर्विरोध जारी रहा। फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, तब भारत के युवा वर्ग में जो निराशा उत्पन्न हुई, उसका निराकरण काकोरी कांड ने ही किया। असहयोग आंदोलन के बाद काकोरी कांड को एक बहुत महत्वपूर्ण घटना के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि इसके बाद आम जनता अंग्रेजी राज से मुक्ति के लिए क्रांतिकारियों की तरफ और भी ज्यादा उम्मीद से देखने लगी थी। 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने काकोरी में एक ट्रेन में डकैती डाली थी। इसी घटना को काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। क्रांतिकारियों का मकसद ट्रेन से सरकारी खजाना लूटकर उन पैसों से हथियार खरीदना था ताकि अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध को मजबूती मिल सके। काकोरी ट्रेन डकैती में खजाना लूटने वाले क्रांतिकारी देश के विख्यात क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA के सदस्य थे। इसकी स्थापना 1923 में शचीन्द्र नाथ सान्याल ने की थी। इस ट्रेन डकैती में कुल 4,601 रुपए लूटे गए थे। इस लूट का विवरण देते हुए लखनऊ के पुलिस कप्तान ने 11 अगस्त 1925 को कहा, डकैत यानी क्रांतिकारी खाकी कमीज और हाफ पैंट पहने हुए थे। उनकी संख्या 25 थी। ये सब पढ़े लिखे लग रहे थे। पिस्तौल में जो कारतूस मिले थे वो वैसे ही थे जैसे बंगाल की राजनीतिक क्रांतिकारी घटनाओं में प्रयुक्त किए गए थे। इस घटना के बाद देश के कई हिस्सों में बड़े स्तर पर गिरफ्तारियां हुई। हालांकि काकोरी ट्रेन डकैती में 10 आदमी ही शामिल थे, लेकिन 40 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। काकोरी कांड का ऐतिहासिक मुकदमा लगभग 10 महीने तक लखनऊ की अदालत रिंग थिएटर में चला। 6 अप्रैल 1927 को इस मुकदमे का फैसला हुआ, जिसमें जज हैमिल्टन ने क्रांतिकारियों को सजाएं सुनाई। इस मुकदमे में राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह खां को फांसी की सजा सुनाई गई। वतन पे जो फिदा होगा, अमर हो नौजवान होगा, रहेगी जब तलक दुनिया ये अफसाना बयां होगा। शचीन्द्र नाथ सान्याल को काले पानी और मनमथनाथ गुप्त को 14 साल की सजा हुई। योगेश चंद्र चैटर्जी, मुकंदीलाल जी, गोविंद चरणकर, राजकुमार सिंह, रामकृष्ण खत्री को 10-10 साल की सजा हुई। विष्णु शरण दुबलिश और सुरेश चंद्र भट्टाचार्य को 7 और भूपेंद्र नाथ रामदुलारे त्रिवेदी और प्रेम किशन खन्ना को 5-5 वर्ष की सजा हुई। इन अमर क्रांतिकारियों की याद में काकोरी में बना शहीद स्मारक आज भी देश के लिए उनकी कुर्बानियों की दास्तान को बयां करता है। इसी के साथ संपन्न होता है समाचार दर्शन का ये अंक। संपादन आदित्य शुक्ला और वाचन सुकीर्ति अस्थाना।